नमस्कार। मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का इंस्टा फीड पर। बड़ा मुद्दा, जिस तरह से आईएएस एस्पिरेंट्स दिल्ली में मारे गए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने गए थे, भविष्य बनाने गए थे, देश का भविष्य बनाने का सपना था, लेकिन डूब कर मारे गए। बारिश के पानी में डूब गए अपने इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में। और इस मुद्दे पर एक दिलचस्प बयान आया है। काफी जाना माना नाम है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में, जो सिविल सर्विसेज के लिए चलते हैं, दृष्टि आईएएस, और उसके जो डायरेक्टर हैं विकास द्विवेदी। उन्होंने कहा है कि नियमों की गलती थी, नीयत में कोई खराबी नहीं थी। जनाब, सारा मामला ही ये नियम और नियत के बीच का है। गौर कीजिएगा दोस्तों, नियम क्या है? नियमों का पालन अगर हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्या उसकी वजह से जान गई, और अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो क्या इसके पीछे की नीयत क्या है? ये बड़ी बहस छिड़ गई, बड़ी बहस छिड़ गई है। अगर आपकी नीयत साफ है तो नियमों का पालन क्यों नहीं करेंगे? नियमों की अनदेखी कौन करता है? अगर नीयत साफ हो तो नियमों का पालन होगा। नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो क्या फिर नीयत साफ होना माना जा सकता है? वरना नीयत को कौन जानता है? किसकी नीयत क्या है, ये छाती चीरकर कोई किसी का जान सकता है क्या? ये सवाल सिर्फ दृष्टि का या विकास द्विवेदी का नहीं है। जो उन्हीं के शब्दों में कहें तो 1000-2000 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और उन्होंने ये भी दिलचस्प बयान दिया कि किसी के पास भी इंस्टीट्यूशनल फायर एनओसी नहीं है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जारी किया जाता है। मेरा भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। मतलब सभी चोरी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। इससे हमारी नीयत पर कहां सवाल उठता है कि जो बच्चे मारे गए हैं डूब कर अपने बेसमेंट में, जरा अंदाजा लगाइए कि वो क्या लम्हा रहा होगा। कि आप पढ़ने गए हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, अचानक आपके सामने पानी की धार बहने लगती है, आप निकल नहीं सकते कि बायोमेट्रिक्स खराब है, और अंदर आप घिर जाते हैं। और इससे पहले कि आप निकल सके या निकाला जा सके, आप उस पानी में पहले बेंच पर खड़े होकर जान बचाते हैं, और फिर आपके सिर से ऊपर पानी जाता है, आप डूब जाते हैं एक एक सांस के लिए तड़पते हुए, और मर जाते हैं जनाब। जान चली जाती है, जिंदगी दफन हो जाती है वहां पर उस बेसमेंट में। और आप कहते हैं कि नियत हमारी साफ है, नियत हमारी ठीक है। नुमाइंदगी करने आप चले हैं सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आप कह रहे हैं कि नियमों की गलती हुई, लेकिन नियत हमारी साफ है, पूरे देश से माफी मांगता हूं। हाई कोर्ट ने सही कहा है कि सबको पता है, ऊपर से नीचे तक, एमसीडी से लेकर के पुलिस तक, राज्य की सरकार से लेकर देश की सरकार तक, लेकिन किसी को परवाह नहीं। जैसे तैसे भेड़ बकरियों की तरह लोग गांव से दूर दराज से खेत बेचकर, पीएफ फंड का पैसा निकालकर, न जाने पेट काटकर कहां कहां से बच्चों को भेजते हैं, एक सपना लेकर कि बच्चा आईएएस बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, हमारी 3 पुश्तें तर जाएंगी। लेकिन यहां ये हाल है तो क्यों? बड़े खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के अरविंद सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछूंगा, जवाब लूंगा। नीलोत्पल मृणाल मेरे साथ, एक आप शख्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप जानते हैं नीलोत्पल जी को, साहित्य अकादमी से अवॉर्डेड है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रहे हैं, उसी मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी की है, और राजेंद्र नगर में उसी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के ऊपर में नॉवेल लिखा है बाकायदा इन्होंने, डार्क हॉर्स, जिसको लेकर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला है। फिर औघड़ भी उपन्यास लिखा है, देश भर में जाने जाते हैं, दुनिया भर में हिंदी प्रेमियों के बीच चर्चित हैं, और खुद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की लड़ाई भी लड़े हैं जब सीसैट का मुद्दा आया था। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं विकास द्विवेदी साहब को बहुत करीब से जानते हैं, और आज जो उनका बयान है कि नियत साफ है, नियमों की गड़बड़ी हुई, उस पर उनका क्या कहना है समझूंगा मैं। सबसे पहले मैं जवाब लूं एक अरविंद जी से, उससे पहले नीलोत्पल जी क्या कहेंगे आप? ऐसी नियत का हम क्या करें जो नियमों को तोड़ता हो, बच्चों को मार डालता हो? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए अजय जी। मैंने पूरा बयान तो सुना नहीं है, वीडियो देखा नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद जिस तरह की त्रासदी है, और शिक्षक समुदाय को जितनी संवेदनशीलता के साथ इस त्रासदी में
विद्यार्थियों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो कमी दिखी है। और इसलिए हम ऐसे मौकों पर ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम अपने शिक्षकों को वीडियो में देखें या किसी न्यूज के माध्यम देखें। छात्र जो मुखर्जी नगर में बैठे हैं, जो करोल बाग में बैठे हैं, वो तो उनको अपने बीच देखना चाहते हैं। असल में जो पूरा मुद्दा है ना, इसको कानून, तकनीक, एनओसी, ये सब जरूरी बातें तो हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि ये एक तरह से कोचिंग की तरफ से इस तरह से बयान आते हैं या इस तरह से तर्क आते हैं जैसे कि ये मिल मजदूर और एक अच्छे मिल मालिक का मसला हो, जैसे किसी कारखाने के अच्छे मालिक का बयान कि हम कानून के तहत पालन करेंगे, कानून ने हमें जो कहा हमने उसी के अंदर काम किया, कानून ने हमें जिसकी छूट दी थी उसमें कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं तो मैं माफी चाहता हूं, हम अपने कामगारों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, हम उनको और सुविधा देंगे, हम बाल मजदूरों को नहीं काम में लगाएंगे, हम दोपहर की छुट्टी बढ़ा देंगे, हम 4 रोटी और खाने को देंगे। ये इस तरह का साउंड कर रहा है, जबकि कोचिंग में छात्र पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले गुरु होते हैं। छात्र और गुरु के बीच का जो संबंध होता है ना, वो इस तरह की तकनीकी शब्दावलियों से ऊपर का है, या कहिए कि सबसे ऊपर का है। तो जब मैं किसी भी संस्थान की ओर से इस तरह के बयान अगर सुनूंगा कि बेसमेंट जो बनाने के जो भी नॉर्म्स रहे हो, जो भी कानून रहे हो, उसके आधार पर बेसमेंट बना है या नहीं बना है, और छात्रों की सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखा जाएगा, तो हम लोग को निराशा होती है, क्योंकि हम हजारों किलोमीटर दूर एक कोचिंग संचालक के भरोसे नहीं आए हैं, एक ऐसे शिक्षक के भरोसे आए हैं जिसमें हम अपना बाप देख रहे हैं, अपना भाई देख रहे हैं, अपना अभिभावक देख रहे हैं, अपना मार्गदर्शक देख रहे हैं, और साथ ही साथ रील की दुनिया ने, विज्ञापन ने हमें एक जादूगर भी दिखा दिया है जो हमें आईएएस बना देगा। तो इतनी सारी अपेक्षाएं लेकर हम जिस आदमी से उम्मीद करते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनसे अपेक्षा तकनीकी के साथ साथ भावनात्मक सहारा का भी होगा, जिसका अभाव अभी कोचिंग संस्थानों की ओर से दिख रहा है। साफ तौर पे आप तो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को लेकर के आपने गीत भी लिखे हैं, नॉवेल तो लिखा ही है आपने, कैसे मास्टर साहब ने अपने बेटे को किस तरह से भेजा और पूरे समाज का बोझ लेकर वो आता है तैयारी करने के लिए, लेकिन जो इस तरह से मारा जाता है बेमौत, तो क्या गुजरती होगी उन पर, उस अनुभव को भी मैं आपसे समझूंगा। मगर संध्या सिंह जी भी सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? हाई कोर्ट ने किसी को नहीं छोड़ा, आज सबको, सबकी कलाई खोल कर रखती है। देखिए अजय जी, इस चीजों का विश्लेषण हम पॉलिटिकल आधार पे करेंगे तो कभी समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक समाज के नागरिक के नाते और संवेदनशील नागरिक के नाते हम जब इसका विश्लेषण करेंगे तभी ध्यान में आएगा कि क्या दिक्कत थी, क्यों ये घटना हुई है, और आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए जिसके कारण से ये घटना न हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी शिक्षण संस्थान चलाने वाले मालिक का स्टेटमेंट दोहरा रहे थे कि नियत और नियम। देखिए, नियम हो या न हो, लेकिन यदि नियत साफ है तो बहुत सारी गलत चीजें होने से बच जाती हैं, वो नहीं हो पाती है। इसमें तो कदापि नहीं कहा जा सकता है कि नियत ठीक था। यदि नियत ठीक होती तो एनओसी लिया गया होता, यदि नियत ठीक होती तो बेसमेंट में जिस तरह से क्लासेस चल रहे थे वो क्लासेस नहीं चलते। तो नियत ठीक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। नियम में भी गड़बड़ी हो सकती है और उसको सुधार किए जाने की जरूरत है, लेकिन जहां तक नियत की बात है, किसी की भी नियत ठीक नहीं है। और इस घटना होने के बाद यदि कोई व्यक्ति आकर कहता है कि नियत ठीक है तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बात, किस किस की नियत खराब है सर? किस किस की नियत खराब है? जी 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 जी, जो भी संबंधित इंस्टीट्यूट संचालक को तो अपनी बोरियां भरनी होती है पैसों से, इसलिए उनकी नियत खराब है। एमसीडी की क्यों नियत खराब हो गई? दिल्ली पुलिस की क्यों नियत खराब हो गई? हर रेंटर पर पैसा तो वसूल लिया जाता है, लेकिन उसके भीतर क्या व्यवस्था है नहीं है उसको देखने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। किस किस की नियत पर सवाल उठा? अजय जी बोलने दीजिए। देखिए, जिम्मेदारी पहले खुद से तय होनी चाहिए। यदि आप मेरे से पूछेंगे तो मैं समाज का एक नागरिक के नाते मैं मानूंगा कि मेरे से भी कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि हम बगल में ही रहते हैं। इतनी बड़ी घटना हुई है तो खुद को पहले खुद को गिरेबान में देखना चाहिए कि मेरी वहां पे क्या कमी है,
और उसके बाद दोषारोपण करना चाहिए। अजय जी, मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने दोहराता हूँ। दिल्ली में कोई भी घटना घटती है तो हमेशा जिम्मेदारी दूसरों पे शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। मैं पार्टी के नाते नहीं, लेकिन कुछ आपको चंद उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। सही है और गलत है, आप जरा डिसीजन लीजिए। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, दिल्ली में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है, जिस जगह पे घटना हुई है वहां का विधायक आम आदमी पार्टी का है, जिससे संबंधित घटना है उसका मंत्री आम आदमी पार्टी का है, लोकल जो प्रशासन है एमसीडी वहां सरकार आम आदमी पार्टी की है, और लोकल जो पार्षद होता है वो भी आम आदमी पार्टी का। एक पूरा कर लीजिए। और लोकल विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, और उसके बाद ये कहना कि ये दिल्ली गवर्नमेंट का फेलियर मान लिया, लेकिन फायर एनओसी कौन देती है? फायर एनओसी कौन देती है? मैं उसी पे आ रहा हूं। उसके बाद ये कहना कि केवल और केवल एलजी का दोष है, मुझे लगता है जिम्मेदारियों से भागने का इससे बड़ा कोई उदाहरण मिल नहीं सकता। ये तो पुरानी रवायत है राजनीति की सर। मैं किसी को पुरानी रवायत है कि एक दूसरे पर टोपी उछालो, बॉल को उछालो, और वो तमाशा जनता देखते देखते भूल जाएगी, खबरें निकल जाएंगी जहन से, फिर चलता रहेगा, चलता है। एक लाइन मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए, अब तो हाई कोर्ट के संज्ञान में है, जांच कमेटी भी बनी है, जांच भी हो रही है। मैं कहता हूं जांच के पहले और अपने आप को निर्दोष घोषित कर देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि जिम्मेदारी प्राथमिक यदि तय होगी तो लोकल सरकार की और स्टेट सरकार की तय होगी। और बेशक दिल्ली में एलजी साहब हैं तो जांच कमेटी में जिसका भी दोष होगा वो चीजें सामने आएगी, लेकिन उसके पहले रटा रटाया एक बयान आप जरा अजय जी बताइए। दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली सरकार की है, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं कोविड के दौरान और केंद्रीय गृह मंत्री को दौरा करना पड़ता है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये मतलब ये नहीं का हॉस्पिटल बना दिए हैं, तो इसी मुद्दे पर अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि अगर दिल्ली पुलिस में पानी भरता है और बच्चे डूब के मर जाते हैं, नहीं होने की वजह से अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो फायर एनओसी होता है वो नहीं था और इसकी वजह से ही अगर बंद करवा दिया होता सभी बेसमेंट को, तो ये हादसा नहीं हुआ होता सर, ये जाने बच जाती, ये सपने दफन नहीं होते, वो परिवार टूट नहीं जाते। सवाल सब पर है। मैं संध्या सिंह जी, आप तो सामाजिक सरोकारों को लेकर लड़ती हैं, बोलती हैं, करती हैं। यहाँ जो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? बॉटम लाइन पूरे सिस्टम का अगर फेलियर है और अभी सब एक दूसरे पर उछाल रहे हैं केवल दोषारोपण, ये बचने की सिर्फ कोशिश, या हम आप में सभी नंगे हो गए इस मामले में? धन्यवाद अजय जी मुझे चांस देने के लिए। मैं अभी बात करूंगी अरविंद जी के लिए। सॉरी अरविंद जी, बोलना पड़ रहा मुझे। अभी आपने जब स्टार्ट किया था बोला था कि पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप 2 लाइन बोले आप पॉलिटिकल पे आ गए, आप अरविंद जी पे आ गए। आप मतलब कि देखिए यहाँ की बात हम किस बात पे कर रहे थे, हम मुद्दा कर रहे थे कि बच्चों की भलाई। देखिए मैं भी बहुत ज्यादा, मैं टीचर हूँ, मैं मतलब ऑल राउंडर कह सकते हैं मुझे। आई डू सो मेनी थिंग्स इन फॉर सोसाइटी, ठीक है। और मुझे लगता है ना कि आज के दौर पे ना शिक्षक जो बने हुए हैं, शिक्षक लोग ना आजकल लुटेरे हो गए हैं। सच में बोलूंगी मैं बात, क्योंकि आजकल सबको दुकान चलानी है, अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ के। उनको मतलब नहीं है स्टूडेंट्स को कहाँ पर दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगर मैं बड़े लेवल पे खोल रहा हूँ कोचिंग सेंटर, तो मुझे उसके लिए क्या क्या चीजें वहां पे जरूरी है। आप लोग बेसल बना देते हो, वहां भी भर लेते हो बच्चों को, 50 बच्चे भरे, जगह हो चाहे ना हो, ऊपर ही भरे हैं बच्चे। वहां पे स्पेस, सीढ़ियां नहीं होती सर, मैंने ये भी देखा है, पतली पतली सीढ़ियां होती है उस इंस्टीट्यूट के अंदर। आप कर क्या रहे हैं? और बच्चे बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, कहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, किस लिए आ रहे हैं? अपना भविष्य बनाने के लिए। और वहां का जो शिक्षक है, जो वहां का मेन मालिक है, उसको मतलब ही नहीं है, वो खाली बैठा है अपना एक पेपर क्वेश्चन बना कर दे दिया, जो रटाए जा रहे हैं बच्चों को। और बच्चों की कहाँ पर फैसिलिटीज चाहिए? क्या आप बड़े बड़े नोट की गड्डियां छाप रहे हो, सॉरी ले रहे हो बच्चों से, रख रहे हो, लेकिन उसकी फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। सिर्फ बच्चों को घुसाया जा रहा है क्या कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये कल आपका टेस्ट है। बट ये नहीं पता टेस्ट वो बच्चा कर लेगा, तो रात में बैठ के बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ तैयारी कर रहा है, बट उसको ये नहीं पता कि मैं कल जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट पे, तो क्या मैं वहां पर सेफ हूँ या नहीं हूँ। इतनी बेवकूफियां कैसे लोग कर लेते हैं। शिक्षक मतलब डॉक्टर मतलब भगवान, एक डॉक्टर शिक्षक मतलब क्या होता है सर? भगवान को मानते हैं। शिक्षक में भगवान होता है, जैसा शेप देगा बच्चों को वो शेप तैयार होता है आगे जाके।
लेकिन आप शिप दे कह रहे हैं, आप बस लगे हैं अपनी बोरियां भरने में, अपना नया बनाने में कि कौन सा वहां पर खोल रहा है बड़ा सा, देख यही चल रहा है। अगर सबको मैं बोलूँ कि अगर सब मानेंगे आप लोग, तो यही चल ही रहा है कि बस दुकान खोल दी हमने, आइए यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर ये लीजिए, बड़ी बात क्या है कि मतलब क्या है सर? दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो माल बेचने से मतलब है, पैसे कमाने से बिल्कुल। मतलब है, मशीनें लगा करके, बाकी जो होता हो सो होता हो। मृणाल जी, मैं आपके जी। पास आऊं। संध्या जी, आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप मोबाइल को थोड़ा यूं रख लें हॉरिजॉन्टली जी, तो आप पूरी तरह से पूरे स्क्रीन पर दिखेंगे, स्क्रीन अच्छा लगेगा। जी मृणाल, ये दुकानें खुली हुई है, अगर हम एक कोचिंग जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले हैं, डायरेक्टर्स और तमाम लोग, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो क्या ये कोचिंग को दुकान में बदले जाने का मसला है, ये पूरे सिस्टम के फेलियर का मसला है? आप तो बीच में रहे, देखिए लड़ाई लड़ी आपने, देखिए दिखता है देखिए, मतलब। निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में जिस तरह से कॉरपोरेट ने कोचिंग की दुनिया में, कोचिंग की दो दुनिया हम देखते हैं यहाँ पे, एक इंजीनियरिंग और मेडिकल की दुनिया है जो कोटा जैसे शहरों में आपको दिखती है। मुखर्जी नगर की दुनिया, जहां पर यूपीएससी की तैयारी, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर या करोल बाग या पटना की गलियां, इनको हम मानते थे कि चूंकि हम सिविल सेवक तैयार करते हैं, इसीलिए हम यहीं से बिल्कुल। इनको एथिक्स की तैयारी करा रहे हैं, इनको नैतिकता का भी ज्ञान देते हैं, इनमें करुणा, मानवता, कैसे सेवा किया जाए जनता की, लोक की, ये सारी बातें पढ़ाते हुए हम शिक्षकों से उम्मीद करते थे कि ये तैयार करके एक लोक सेवक देंगे यूपीएससी को। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों का जो वातावरण था, उनकी कोचिंग की जो दुनिया थी, वो अभी बाजार से अछूती थी आज से 10 साल पहले तक। यानी कि आप और की दुनिया, कोचिंग की दुनिया से इसकी तुलना तब नहीं कर सकते थे। अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में, या यूं कहिए कि कोरोना के बाद से या कोरोना के दौरान, इस तरह से कॉरपोरेट का रुख जब इधर हुआ, बाजार जब अपनी पूंजी लेके यहां पे आई, तो कॉरपोरेट जब से आया, अब ये दुकान में तब्दील हो गया। यानी कि जिन गुरुओं के चरणों पर हम शीश नवा के प्रीलिम्स देने जाते थे, अब हमको अपना जेब पकड़ के खड़ा रहना पड़ता है कि क्रैश कोर्स या इंटरव्यू के नाम पर ये हमारे जेब से पैसा ना निकाल या हमारे पोस्टर ना बेच लें, सफल लोगों के पोस्टर ना बिक जाए रातों रात। ये तो डर बिकते लगता है, ठीक है, ये डर लगता है। तो यहां से ये जो कोचिंग की दुनिया बदली ना, नियत और बदनियती का मसला यहीं से निकल के आता है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं देख रहा हूं कि कई शिक्षक ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि घटना कहीं और हुई है। असल में बात यह है कि जो व्यक्ति या जो समूह या जो लोग सबसे ज्यादा मुद्दों पर मुखर होंगे, उम्मीद उन्हीं से की जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी पढ़ाने वाले को भारत में केवल शिक्षक नहीं माना जा रहा है, चाहे वो इंटरनेट ने किया हो, चाहे रील ने किया हो, उनको एक ऐसा जादूगर माना जा रहा है जिसके पास हर समस्या का हल है। वो बतासा को हीरो होंडा में बदल सकता है अपने जादू से, वो लचदाना को डिसएंटीना में बदल सकता है, ये मान रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में बच्चे भी ये मानते हैं कि इसका समाधान उन्हीं संस्थानों से निकलेगा जिसके पास जादूगरी है, कारीगरी है, जिसके पास हर चीज का समाधान है। और यही कारण है कि छात्रों का गुस्सा तकनीकी से ज्यादा भावनात्मक है। और भावनात्मक इसलिए है क्योंकि 3 लाख रुपए देकर छात्र अगर आएगा आपके पास, तो वो एक सुरक्षित क्लासरूम चाहेगा। हालांकि उसकी पहली डिमांड तो रिजल्ट होनी चाहिए थी, लेकिन हिंदी मीडियम में रिजल्ट का इस तरह से मतलब टोटा पड़ा हुआ है, इतनी दरिद्रता है रिजल्ट के नाम पर। जहां शून्य है रिजल्ट, वहां पर कम से कम सुरक्षित जीवन, सुरक्षित क्लासरूम, पीने का अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी रोशनी, अच्छे नोट्स और अच्छे शिक्षक तो उपलब्ध करा दीजिए 3 लाख रुपए में। तो ये मामला इसका है, ये मामला केवल बेसमेंट। किस मृणाल, आप तो रहे उनके बीच में, मैं भी किसी दौर में मैंने भी देखा है, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे लोग। किस हाल में रहते हैं ये छात्र, किस हाल में पढ़ते हैं, क्या इनको पढ़ाया जाता है? ये जिस हाल में रहते हैं अजय जी, अगर आप इन्हीं लोगों को, अगर आप लक्ष्मी नगर की गलियों में अगर देख लेते, मान लीजिए, या दिल्ली के, अगर आप बुराड़ी के इलाकों में कामगारों को देख लीजिएगा, तो उस पर एक भावुक वीडियो बन जाएगा कि कैसे रहते हैं यहाँ पे मजदूर। लेकिन चूंकि ये विद्यार्थी हैं गांधी विहार में, नेहरू विहार में, इनकी गलियां उतनी ही सक्रिय है, वहां पे नाले वैसे ही महकते हैं, दुर्गंध देते हैं,
ठीक है ना। वहां पर वैसे ही सूर्य अपनी रोशनी लेकर नहीं पहुंच पाता इन कमरों में, है ना। सातों घोड़ा जो है सूर्य भगवान का वो बाहर बंधा रहता है, वो अंदर लेके किरणें नहीं आ सकता है। और कुकर अंदर रहता है, मुंह हैंडल बाहर रहता है, कमरा इतना छोटा रहता है। किचन के बेस पर, किचन जहां पर चूल्हा रखा जाता है, वहां पर बेड लगाकर 8,000 किराया है उसका मुखर्जी नगर में। आप समझिए कि बाथरूम में से कमोड हटा के उसको कमरे का रूप दे दिया गया है उसको। आप समझिए कि ऐसी स्थिति में लड़के वहां रहते हैं, लड़कियां रहती हैं। और इन एक इंस्टीट्यूट कमरा में 10 बाय 8 का, हाँ बिल्कुल, दस और बाय इंस्टीट्यूट दस जो बाय है आठ के कमरे में 3। जी जी जी, जी जी, और आप बोले। जहां 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 लाइब्रेरी बनाया जाता है या क्लासेस जो होते हैं उनका नजारा कैसा होता है, उनका मंजर क्या होता आप अगर लाइब्रेरी में चले जाएं तो आपको लगेगा, हम इतिहास में पढ़ते थे ब्लैक होल दुर्घटना, कि किस तरह से फुल्का द्वीप पर जो है एक कमरे में अंग्रेजों ने किस तरह से, जिस कमरे में 20 लोग आ सकते थे वहां पर 150 लोगों को डाल दिया गया और उनकी मौत हो गई। ये उसी तरह का बिल्कुल। नजारा होता है क्लासरूम और लाइब्रेरी में, अगर आप जाके देखें तो। और मुझे आश्चर्य होता है कि ये कोई डिमांड है क्या? 3 लाख रुपए तो सेवा है। अगर मुझे आपने छात्र के जगह पर ग्राहक बना दिया, पहले तो कस्टमर बना दिया, अब कोई, मैं छात्र रहा नहीं, अब विद्यार्थी छात्र ही नहीं रहा, क्योंकि काउंटर पर एक दुकानदार आपसे पैसा ले रहा है, तो दुकानदार ने आपको ग्राहक बना दिया है। तो मैं तो दुकानदार से बिल्कुल। कह रहा हूं कि 3 लाख कम नहीं होता है, 3 लाख जैसी सुविधा दीजिए। मैं तो सेवा, जो कस्टमर की सेवा होती है उसी के हवाले से बोल रहा हूं, कि स्वच्छ हवा दोगे, स्वच्छ कमरा दोगे, सुरक्षित कमरा दोगे, सुरक्षित पानी दोगे, सुरक्षित हवा दोगे, ये डिमांड है क्या? ये तो डिमांड है क्या? अरविंद सिंह जी, सुन रहे हैं आप? 10 साल से आप ही थे एमसीडी में यहां पर बैठे हुए। अगर अगर यहाँ उस राजेंद्र नगर में मकान नीचे है, बेसमेंट नीचे है, सड़क ऊपर है जिसमें पानी भरता है, नाले के ऊपर इंस्टीट्यूट को खड़ा कर दिया गया, नाले पर बाजार विकसित हो गया, वो नाले में से पानी बह नहीं सकता, लोग बांध बनाकर अपने घरों को घेर कर रखते हैं कि सड़क का पानी घर में न घुसे, बेसमेंट में न घुसे। आपने क्या किया? कैसे ड्रेनेज के ऊपर में बाजार विकसित हो गए? आपको आवाज आ रही है? जी, मैंने सबसे पहले कहा कि जिम्मेदारी फिक्स करनी है तो अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने खुद को रखा, लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है और इसके लिए जो जो पक्ष जिम्मेदार हैं उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। आपने कहा बेसमेंट में इंस्टीट्यूट चल रहा था, तो उसको एनओसी देने का काम फायर डिपार्टमेंट का है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और फायर डिपार्टमेंट की गलती है तो उस गलती से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन अजय जी जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका भी कर्तव्य बनता है कि आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, क्लासेस चलाते हो, तो जाके पहले परमिशन लो, एनओसी लो, उसके बाद चलाओ। ये दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। और जो एनओसी बेशक। नहीं लेता है, चोरी चोरी चलाता है, चुपके चुपके चलाता है, वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार है। वैसे ही जैसे आपने पास सर रिवॉल्वर आप सर रखिए सर और अरविंद जी, पुलिस को माफ कीजिएगा, दोषारोपण करिए माफ कीजिएगा, कि मुझे इनको आपको चेक रोकना पड़ करना रहा चाहिए है। था लाइसेंस देने के नहीं लिए। नहीं नहीं, लाइसेंस अरविंद जी देना माफ आपका कीजिएगा, भी आपको पुलिस रोकना का पड़ रहा है। आप एकदम कर्तव्य से बनता है ना। एक ना कबीर कबीर के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप दरेरा मार देते हैं, सारी चीजों को आप नहीं एक नहीं, में बोलने लिंक दीजिए बोल देते हैं। सर अजय जी, आप सर बोलने सुनिए, नहीं देंगे तो नहीं चीजें सर नहीं आ सुनिए, पाएंगी। आपको सुनना पड़ेगा सर। सर इन नहीं, मैं मौतों के सुनने लिए के ना लिए तैयार हूँ। हम, आप कहेंगे तो ये पूरा सुन आप लूंगा, सुनिए, एक सेंटेंस भी नहीं बोलूंगा। सुनने नहीं में कोई सुन दिक्कत लीजिए। नहीं, सुनाइए। लेकिन चूंकि आप एमसीडी प्रश्न के, पूछ रहे हैं, ये हाई कोर्ट का इसलिए स्टेटमेंट जवाब तो बता रहा आप हूं, सुनेंगे ना। टिप्पणियां। एमसीडी के अधिकारी फील्ड में जाते हैं क्या? बेसमेंट ये बने कैसे? नहीं अनुमति जाते। किस इंजीनियर ने दी? पानी निकालने का क्या इंतजाम था? जिम्मेदार क्या बच जाएंगे? जांच कौन करेगा? जो जो जिम्मेदार हैं ऑफिसरान। क्या एमसीडी का एक अधिकारी भी जेल गया है? कार वालों को पकड़ना क्या जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाना नहीं है कि कोई कार चला के गया वहां से और उसको पकड़ लिया आपने? दोबारा ऐसी घटना नहीं हो इसके लिए क्या करेंगे आप? याचिकाकर्ता ने कहा है कि अब कार्रवाई हो रही है, पहले क्यों नहीं कदम उठे? ये जो आप कह रहे हैं ना सर, अगर पहले आप जागे होते, आपकी एमसीडी जागी होती जब थी, अब तो है आम आदमी पार्टी की, ठीक है, आपकी तो नहीं होता ना ये हादसा। अजय जी अब मैं बोलूं, और शिकायत भी आपके की कई थी छात्रों ने, पहले भी शिकायत हुई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजय जी थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं अब मुझे जो समझ में आ रहा है वो बात मैं आपको बताता हूँ, उसको मानना नहीं मानना आपका काम है। मैं कोई फाइनल दावा नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है। मुझे जो उत्तर समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने रखूंगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी एमसीडी में, एमसीडी हमारे पास थी, तो उस समय आपको जानकारी होगी बहुत सारे ऑफिसर के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की थी और जेल भी भेजा था। फिर एक भी और बाजार चीज खड़े हो आपके गए जानकारी, ड्रेनेज के ऊपर। एक चीज और आपके जानकारी में कभी होगी नहीं किया कि आपने। एमसीडी काम करती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उसका फंडिंग क्या फिनांस करना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। आपको मैं एग्जांपल बनाता हूं, आप मेरे को दोष दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आलोचना होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, मदन लाल खुराना होते थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, और उस समय केंद्र में कांग्रेस की शासन होती थी, कभी ऐसी तू मैं नहीं होती थी। उसके बाद शीला दीक्षित सर मैं मुख्यमंत्री होती, देखिए एक वो बार ना बोल लेने वो दीजिए। वो हरी देखिए अनंत अजय हरी जी, कथा हो चीजें गया आ है। नहीं पाएंगी। देखिए, आप नहीं, भूल तक नहीं, नहीं ये जाएंगे, दोनों आप आप कोई सरकारों बात, के बीच का नहीं ये अजय जी, की ये अनंत तरीका कहानी नहीं है। है। कोई लेकिन चीज यहाँ या फंड तो का आप मसला प्रश्न नहीं है पूछिए सर, मत। यहाँ करप्शन का अजय जी, मसला है अजय जी, सर। मैं सर कोई बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट नहीं बिल्कुल हूँ। अर्जुन जी, करने का मतलब फाइल फंड का की नहीं कमी सुना से रहा, बाजार आप नहीं मेरे उगा से है। पूछ रहे फंड हैं, की कमी तो से उत्तर तो एनओसी देने देंगे नहीं मिल आपको, गए। ये क्या फंड की तरीका है? कमी अरविंद जी आप फंड बार बार हमारे जाते हैं एमएलए पॉलिटिकल साइड, अब संसद में छोड़िए देखिए, ना उसको, उनको फंड की क्यों जो उगाही प्रश्न मुद्दा की कहाँ। बात पूछते किया जा जाए रहे ना। हैं? आप सुनने को भी तैयार नहीं है, बुलाते क्यों है? आप बताइए ना, आप बुलाते क्यों है? सुनने को तैयार नहीं है तो फिर आप बोलते नहीं रहिए। नहीं, ये आप सर मैं ये आप थोड़ी सवाल कह का रहा हूँ जवाब कि ऐसा नहीं मैं दे नहीं। जो कह सकते रहा हूँ सर। उसको मानिए, लेकिन सर आप मौत का किसी को हिसाब हो रहा है बुलाते सर। हैं, उससे पूछते हैं, तो एक सामान्य कर्टसी होती है कि उसके बाद को सुना जाए। आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका आप कह रहे उत्तर हैं कि ही फंड की सुनने को कमी, आप तैयार नहीं फंड है, की कमी तो है क्या आप ये? बताइए क्या करूं? या तो मैं चुप रहूं, या तो नहीं, आप जो नहीं, कहिए वो आप ही। बोल दे, क्या अरे करें, क्या अरविंद जी, करना चाहिए? अरविंद जी, मैं इसका आप सवाल का इसका जवाब दीजिए मतलब ना। क्या है? आप आपको बताइए, इसलिए ऐसे बुलाया। एंकरिंग होती है क्या? मैं ये नहीं कर रहा हूं, प्रश्न मत पूछिए, जितना कड़वा से कड़वा आप चाहे पूछिए, जो चाहे वो पूछिए, तो लेकिन आप बोलने नहीं मैं पूछ देंगे, रहा हूं कि आप क्या बोलने फंड ही की नहीं कमी देंगे, की वजह तो से उसका ड्रेनेज के जवाब ऊपर कैसे आपके मार्केट पास डेवलप हो आएगा? गया राजेंद्र नगर में? अरे क्या अजय जी, फंड की आपको कमी हो की क्या वजह गया से है? बिना फायर एनओसी के अजय जी, बेसमेंट पे आपको चले हो गए क्या गया इंस्टीट्यूट? है? आपको उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? यदि मेरे से कुछ बताइए, पूछना चाहते हैं बताइए सर, तो मुझे आपको बताइए, सुनना पड़ेगा, या बताइए। इस समस्या के आप जानकार हैं तो आप बोलिए, हम उसको सुनना चाहेंगे, हमें सर कोई आप दिक्कत बताइए नहीं ना है, आप सर, ही बोल मैं लीजिए। चुप हूं। आप प्लीज। बोलने, आप एक लाइन आप बोलने नहीं दे रहे हैं, एक प्रश्न में 20 प्रश्न कर रहे हैं, मैं आप कब बोलूंगा, कैसे जवाब बोलूंगा? सर। आप अरविंद जी बताइए, जवाब, कैसे अरविंद जी बोलूंगा जवाब मैं? दीजिए। क्या फंड की नहीं, कमी से आप बोलिए, मैं ड्रेनेज के कुछ, ऊपर बन अजय गया जी, ऐसे मार्केट? ऐसे नहीं, कोई जर्नलिस्ट को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उत्तर देने का अधिकार मेरा है, सर प्रश्न बताइए। पूछने का आपका मैं अधिकार है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप आप बताएं। पहले से बोलिए माइंडसेट सर। तय करके आए हैं, तो सर मैं आप कैसे बोलिए ना। बोलूंगा? आप बताइए। नहीं ना, आप आप बोलिए ना। बोलिए बोलिए, हमारे प्लीज वहां अरविंद जी बोलिए। हमारे वहां दिक्कत यह है कि जो बोलने वाला आता है वो समझता है ब्रह्म सत्य बोल रहा हूँ, अंतिम सत्य बोल नहीं रहा नहीं, हूँ, आप और जो बोलिए। पूछने वाला आता है उसको लगता है कि सर उसके पास ही आप सारे क्या क्या बोल राइट्स। रहे हैं, इतनी ऐसे देर में तो संवाद जवाब नहीं दे हो देते सकता आप। है। मेरा सवाल सीधा है कि क्या फंड की कमी की वजह से ड्रेनेज के ऊपर राजेंद्र नगर में जहां यह हादसा हुआ है पूरा मार्केट डेवलप हो गया? यह हाईकोर्ट ने पूछा है सर, मैं नहीं, हाईकोर्ट ने कहा है। आपने हाई कोर्ट ने आज जो जो टिप्पणी की है उसको आपने पढ़ी है? जी, जी, पढ़ी आपने? मैं उसी से सवाल पूछ राजेंद्र रहा हूं। नगर, राजेंद्र हाई कोर्ट ने लगभग सारे प्रश्नों को एड्रेस कर दिया है, उसको ठीक से पढ़ा जाए तो। राजेंद्र नगर ने कहा है कि कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है, एमसीडी घाटे में चल रही है, और उसके बाद भी आप फ्री बीज कर रहे हैं, और विज्ञापन पे मनमाना आप खर्च करते हैं, बेशक उस ये पर भी भी कहा दिल्ली है। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, ये भी कहा है। तो उसमें लगभग प्रश्नों को एड्रेस किया है। दूसरी मैं बात बताता हूँ, आज से नहीं, जो राजेंद्र नगर का इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण देख रहे हैं वो 10-20 साल का बना हुआ नहीं है, पिछले 30-40 साल 50 साल से वो चीजें वहां पे हो रही है और बन रही है, कोई कल 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 या परसों का नहीं बना हुआ है। लेकिन जो सरकार है उसका काम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम सही रहे, पानी की निकासी सही रहे, पानी वहां पे ठीक से पहुंचे, सुरक्षा के क्या हुआ, इंतजाम हो म्यूट हो जाए। गए? मैं अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, एक लड़की को करंट लगा था, उसकी जान चली गई थी। जी, क्या इसको जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? और दूसरी बात, सरकारें चलती हैं आपसी कोऑर्डिनेशन से। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री एलजी को कहेगा, कौन एलजी, कहाँ का एलजी, कैसा एलजी? तो आप क्या उम्मीद ठीक करते है, हैं कि ठीक दोनों है। बैठ के मुझे समन्वय करके आपने चीजों को जवाब आगे दिया कि बैठाएंगे? मैं तो 30-40 साल, ठीक है। एक लाइन और पूरा करने दीजिए। मैं केवल इतना ही कह रहा था कि सरकारें भले ही अलग अलग हो, लेकिन मुख्यमंत्री एक पार्टी का और केंद्र में शासन दूसरे पार्टी का, दिल्ली में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी जो स्थिति आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनने के बाद है। आम आदमी पार्टी मानती ही नहीं है किसी को, उसको लगता है ठीक, वो जो कहती है वही ठीक है। फाइनल है और वही सुप्रीम सत्ता है। नहीं तो मदन लाल खुराना जी जब थे, कभी कांग्रेस से हमारी ऐसी शिकायत नहीं थी, या शीला ठीक है दीक्षित ने अटल बिहारी संध्या वाजपेयी जी। जी के प्रति, सरकार के प्रति कभी ऐसी आम शिकायत आदमी नहीं पार्टी थी। अगर कुछ बोलती ना सर,
तो वो जेल में नहीं होते मुख्यमंत्री जी आज? आप लोगों ने जबरदस्ती डाल रखा है। क्या बोलूं, बहस करना नहीं चाहती इस मुद्दे पे, एक्चुअली आज टॉपिक अलग है। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं अच्छा बच्चों एक के बात ऊपर, बताइए, हमारा मुद्दा वहां जा जेल डालने का काम न्यायालय करता है या पार्टियां करती हैं? वो न्यायिक हिरासत में पार्टियां है। का सर, आप भारतीय लोग जनता पार्टी हिटलरशाही कर रहे हैं, केंद्र के तानाशाही हिरासत कर में रहे नहीं हैं, है, हर जगह तानाशाही कर रहे हैं वो आप ईडी लोग। के भी हिरासत तानाशाही की में है, सरकार वो चल रही है, सीबीआई आप के भी लोगों ने हिरासत एकदम में दुखी नहीं है, कर रखा है, वो पूरी न्यायालय जनता के को दुखी कर हिरासत रखा है में हम है। तो दिल्ली आप के। कहना क्या चाहती हैं? नहीं नहीं, गलत आपकी तरीके गलती है, से बहुत किसी ज्यादा को गलती आप है आप जेल लोगों की, में बिल्कुल नहीं डालेंगी मानती मैं। तो न्यायालय थोड़ी हमें सी ज्यादा बहस करना बेहतर नहीं है। है हमें, वो हम बात न्यायिक करते हैं हिरासत मुद्दे पे में है। जहाँ पे आप हम आए कहना हुए क्या थे। चाहती हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहना ही चाहते हैं कि आप और लोग आज हिटलरशाही वो कर रहे हैं डिबेट सर, का विषय नहीं हिटलरशाही है। चल रही है, तानाशाही चल रही है, राजतंत्र चल रहा है, यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं चलाना ऐसे चाह रहे हैं डिबेट आप नहीं हो लोग। आप सकता चाह है। रहे हैं कि जो कहे वही आपने चलेगा, कहा ऐसा जो नहीं हो हमने सकता ना। जेल में डाला है वो तो न्यायिक हिरासत में है, न्यायालय ने उनको आप जेल प्रूफ भेजा करें है। ना सर, आप आप प्रूफ क्यों हमें नहीं कर कैसे पा कह रहे, आप प्रूफ सकती कर ही हैं? नहीं पा रही यदि हैं। केस आप गलत प्रूफ होता तो कीजिए ना, न्यायालय केस को ही आप डिस्मिस प्रूफ कर क्यों नहीं देता। कर पा रही? अरविंद दिखाई तो केजरीवाल क्या जी ने है, एग्जाम तो कहा दिखाइए कि एटलीस्ट। हमारे खिलाफ जो केस है वो केस ही नहीं बनता है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ केस बनता है, तो उसके बाद आप हमें कैसे दोषी अरे तो कह सकती दिखाओ हैं? ना आप क्या केस उसमें बनता है। आप उसमें लोग तथ्य स्वास्थ्य है, मंत्री को अंदर डाल उसमें देते हो ऐसे साक्ष्य ही है। उठा के बिना आज वो मतलब का। डिबेट का विषय नहीं आप है। लोग सत्येंद्र शिक्षा मंत्री को है, डाल देते हो आज अंदर, वर्षों हो आप गए लोग न्यायालय में, मुख्यमंत्री को डाल दो, न्यायालय से करना क्या लगता चाहते नहीं हो है आप उनको लोग? जमानत देना चाहिए, वो अंदर आप पड़े हुए बेकार हैं। की मनीष देखिए सिसोदिया अरविंद जी, को आप कोर्ट से बेकार नहीं का मुद्दा लगता है बदल रहे जमानत हैं, मिलना छोड़िए, मुझे चाहिए। बात इससे नहीं अरविंद करनी है। केजरीवाल अजय को जी कोर्ट के टॉपिक को अंदर लिया रखा हुआ जाए, है, इसके हम लिए जो हम करना चाह जिम्मेदार रहे नहीं हो ले बात सकते करें हैं। प्लीज। इसके लिए अरविंद नहीं केजरीवाल नहीं, के कोर्ट जिम्मेदार जिम्मेदार आप ठीक है, है। जो 2% से 12% लीकर पे कमीशन फिक्स करते हैं और अरे रिश्वत छोड़िए लेते सर, हैं, बेकार जिसका की बातें पूरा करने का बैठ गए, पूरा कोई असल में मुद्दा क्या डॉक्यूमेंट नहीं हो है हमारे रहा है, सर। पास है। अब प्लीज लेकिन कीजिए आज प्लीज। तक असल में बात नहीं देखिए, हुई। यही मुझे लगता है यही आपको हो भी रहा है गलतफहमी छात्रों हो के गई साथ। थी ये। 4 महीने यही पहले मुखर्जी नगर में बिल्डिंग में आग लग गई, उससे लड़के हताहत हाँ हुए। जी, अब पानी भर गया बेसमेंट में, उससे हम जाने गई। एक दिन आंधी आएगी, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, उससे जाने जाएंगी। बिल्कुल और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मुद्दा इस तरह से आंधियों में उड़ जाएगा, इस तरह से घालमेल हो जाएगा, तो हम उसमें अपनी जानें गंवा रहे हैं। यही कारण है, मैंने बड़े आंदोलन यूपीएससी के जो खिलाफ हुए, जिसमें सीसेट का आंदोलन, उस दौरान भी सारी राजनीतिक लड़ाइयां थीं, लेकिन उससे किसी तरह से बचाते हुए, उस सारी खींचतान से बचाते हुए, छात्रों का मुद्दा कैसे फोकस में रहे, इस चुनौती को भी लेकर छात्र अपनी बात, अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और यहां भी यही होगा। अब आप सोचिए कि दिल्ली आने वाला छात्र पहले अपने मनपसंद सरकार कहां से चुने, उसमें भी यहाँ का वोटर नहीं बिल्कुल। है। अब यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आने वाला कितना सोचेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा का है, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, कि उसको दिल्ली क्या, का उसको मुख्यमंत्री आम मतलब ही, पार्टी का है। वो अब पढ़ने हम वाला ये उसका ये मतलब ही ये नहीं है। ये पहले हम मनोकुल सरकार बना के तब तो कोचिंग करने जाएगा नहीं छात्र। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल बात यह बिल्कुल है कि बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक दल अभी भी संस्थानों के खिलाफ नहीं बोलने की हिम्मत कर रहा है। ये राजनीतिक दल को भी सोचना होगा। आप एमसीडी बिल्कुल पर बोल तब रहे हैं जब हमारी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी का एमसीडी, हाँ हमारी पार्टी का एमसीडी, ठीक है। अभी तक कोचिंग संस्थान, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि 3 लाख रुपए देकर आप एक बिल्कुल सुरक्षित माहौल में हमें पढ़ाइएगा कि नहीं, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, एकदम। मामला बेसमेंट बनाने का नहीं है। मामला यह है कि कई कोचिंग वाले अब ये भी कह रहे हैं कि सरकार हमें जमीन दे दे, सरकार हमें बिल्डिंग बना के दे दे, सरकार हमें ऐसे कैसे? अलग जगह पर मजबूत बिल्डिंग बनाकर दे दे और उसे फिर सरकारी किराए में हमें दे दे, हम वहां कोचिंग चलाएंगे। आप सोचिए कि कॉरपोरेट और धंधा कितना मजबूत हो गया है कि संस्थान खुलेआम कह रहा है कि तुम अपने स्कूल को हाँ मत इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, तुम अपने शिक्षकों हमारा को ठीक। दुरुस्त मत करो, तुम अपनी शिक्षा नीति में सुधार मत लाओ, तुम हमें अच्छा बिल्डिंग बना के दे दो, तुम हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे दो, फिर हम 3 लाख रुपया लेंगे लड़कों से, तुमको सरकारी रेट पे किराया दे देंगे सब्जी मंडी की तरह, और उसके बाद हम फिर छात्रों से पैसा लेके पैसा बनाएंगे। आप सोचिए कि आत्मविश्वास कितना बढ़ा हुआ है कॉरपोरेट का। मतलब जी स्कूल सुधारे जाए इस पर बात नहीं है, कॉरपोरेट का आत्मविश्वास देखिए अजय जी, कि वो और चैनल पे आके कह रहे हैं कि सरकार जमीन दे कोचिंग बनाने के लिए। यूपीएससी ने हम लोगों से कहा था आंदोलन में, जी यूपीएससी ने एक सेकंड पूरा कर लेता हूं। यूपीएससी ने 2014 में आंदोलन के दौरान कहा था कि हम भारत से कोचिंग बंद करवाना चाहते हैं, कोचिंग का धंधा, इसीलिए हम हर साल प्रश्नों में अलग अलग पैटर्न ला रहे हैं। हम किसी तरह से कोचिंग का धंधा, ये फार्मूले पर चलने वाला धंधा, ये बंद करना चाहते हैं जिसमें लड़कों का दोहन हो। और आज क्या हो रहा है, आज खुलेआम कोचिंग और कॉरपोरेट कह रहा है
कि हमें कोचिंग चलाने के लिए अच्छी जमीनें दे दो, अच्छे जगह दे दो, मजबूत बिल्डिंग दे दो और फिर हम अपना मन माना पैसा लेंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि हम सरकारी रेट पर पढ़ाएंगे। इसलिए मृणाल जी, नीलोत्पल जी, मुझे तो लगता है कि इसलिए कह रहा है कि जो कोचिंग पैसे खिला करके, ये हाईकोर्ट ने कुल मिला के यही कहा है कि सबको पता है, दिल्ली पुलिस को पता है, एमसीडी को पता है, फिर भी सब कुछ चल रहा है, लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं। ये भी याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि हर लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि पैसे आप खिला देते हैं पुलिस वालों को, एमसीडी वालों को, फिर आप जो मर्जी कर लीजिए। अब वो इसलिए कह रहे कि भाई अब तक पैसे खिला रहे थे, अब तो ये हादसा हो गया तो नई बिल्डिंग ही बना के दे दो तुम हमको, तब हम चला लेंगे। तो दरअसल क्या कनेक्शन है और क्यों मौतें हो रही है, ये समझ में किसके नहीं आ रही है। क्या ये अरविंद जी को नहीं पता है क्या? अरविंद जी अभी तमाम बातें कर लें। अरविंद जी, ये कैसे चलता है सारा खाल में, क्या आपको नहीं पता? मैं इसका अरविंद जी को सब पता है, बस वापस चल जाते हैं मुख्यमंत्री पर। बीच में मत बोलिए, ये ऐसे डिबेट नहीं होता। बीच में मत बोलिए, आपका इनको बुलवा लीजिए अजय जी, फिर मैं बोलूंगा। बीच में मत करिए। जो संचालन करते हैं वो हस्तक्षेप करेंगे, वो पूछेंगे। बीच में कोई भी बोलेगा तो फिर डिबेट वो भी गा दीजिएगा अंत में। ये भावुक पल है तो भावना में कुछ आए आपके, लेकिन अरविंद जी पहले संजय जी बोलिए। आप किससे पूछ रहे हैं अजय जी? मेरे से पूछ रहे हैं या किससे पूछ रहे हैं? मैंने अरविंद जी बोलिए, आप बोलिए कि पता तो आपको भी सब होगा। के अलावा ये कैसे चलता है खेल? बोल रहा है कि अरविंद जी बोलिए। दो संचालक हैं क्या इसके प्रोग्राम के? अरे भगवान, आप बोलिए। नहीं ये ठीक, एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो। और कौन बोल रहा है? अरविंद जी बोलिए। आप है और भी कोई है क्या? कोई किसी? मैंने बोला था आप बोलिए, प्लीज आप बोलिए, बात टाइम निकल रहा है सर। मेरा एक आग्रह है कि एक वक्ता बोले तो दूसरे अपना माइक बंद कर ले, फिर उनकी बारी आए तो अपने बारी में बोले, या किसी को बीच में बोलना है तो उनको समय दे दीजिए, वो बोल लेंगे, फिर हम बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए सर, ये आपकी फाइनल टिप्पणी। जी, फाइनल टिप्पणी मेरी यह है कि आपने सही कहा, करप्शन इस देश का एक देश को खोखला करता रहा है और करप्शन को हर हालत में हटना चाहिए। और नीलोत्पल जी ने जो बात कहा वो किसी भी पार्टी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, उसमें सत्यता है। और मैं उनका जो उपन्यास है डार्क हॉर्स, शायद मुझे ठीक से शीर्षक याद है, उसको मैं पढ़ा हूं और छात्रों के वेदना को मैं समझाऊं। दिल्ली में दिल्ली सरकार जब से बनी है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करप्शन जम के हुआ है। दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है, उसके कैबिनेट के मिनिस्टरों ने भ्रष्टाचार किया है, और इसका जीता जागता सबूत यह है कि उनको जमानत नहीं मिल रही है। और हम केंद्र में हैं, हमारा दायित्व बनता है, इसलिए हमने जांच कमेटी भी बनाई है और हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। करप्शन को हमने एड्रेस किया है, इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि हम इससे बच रहे हैं। हम आगे भी करेंगे, कोई भी दोषी हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित डिपार्टमेंट का अधिकारी दोषी हो या दूसरा है, तो एलजी साहब ने कमेटी बनाई है, जांच हो रही है और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मामला विचाराधीन है। मुझे लगता है दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन ये इशू चूंकि छात्रों का है, और नीलोत्पल जी कह रहे थे बाहर से आते हैं, कहीं से भी आए, वो भारतीय हैं, भारत माता की संतानें हैं। भले दिल्ली में वोट नहीं देते हो, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो वहां के सरकार का पुनीत कर्तव्य बनता है कि उनके जाल माल की रक्षा हो। हम चाहें कितना भी तर्क दे ले, जिसका बच्चा मरा है उससे पूछिए कि उसके सामने कितनी दुख होगी, विपदा का कितना पहाड़ टूटा होगा। हमारे घर का भी वो बच्चा हो सकता हो सकता है कभी। इसलिए हमें बड़े मन से इसका विचार करना चाहिए। और मैं गोल पोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा कर रहा हूं कि समस्या के समाधान का पहला काम है जिम्मेदारी लेना। और मैंने सबसे पहले कहा कि जिम्मेदारी से कोई भी बच नहीं सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि लोकल गवर्नमेंट भी आपकी है, प्रदेश सरकार भी आपकी है, और सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट है और एजेंसियां हैं आपके देखरेख में काम करती हैं, और आपने वादा भी किया था वर्ल्ड क्लास सिटी देने के लिए, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक लाइन और मैं कहूंगा, एक लाइन, ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो गवर्नमेंट से फ्री का जमीन मांग रहे हैं ना, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली की लैंड एंड और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कभी भी किसी को प्रोफेशनल काम करने के लिए और चंदा उगाही के लिए और धंधा उगाही के लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी को जमीन देने वाली नहीं है। जमीन मिलेगा तो उन्हीं पर्पजों के लिए मिलेगा जिन पर्पज के लिए कानून में प्रावधान है। वो पब्लिक इंटरेस्ट में मिलेगा या सरकारी संस्थानों को मिलेगा। इन इंस्टीट्यूशनों को मुझे नहीं लगता है कि कहीं जमीन मिलने वाला
रहा है ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा। जी, आपके बात को कंक्लूड करूं तो आपने कहा कि करप्शन वजह है, और ये करप्शन मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी जिनके पास है उनकी है, और आपने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सवाल फिर छूट जाएगा कि लोगों के मन में शायद कि 10 साल जब आप रहे एमसीडी में और ऊपर भी रहे आप, तब क्या करप्शन में कमी आ पाई थी? करप्शन के खिलाफ भी 1 साल कार्रवाई के की, लेकिन करप्शन का एमसीडी मसला को है। फंड नहीं मिलता था दिल्ली सरकार के द्वारा। अजय जी, ये भी बता दीजिए, 3-3 सर, महीने सैलरी नहीं करप्शन मिलती रोकने थी के लिए फंड की कर्मचारियों जरूरत को। नहीं है। करप्शन रोकने के लिए फंड की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एनओसी जारी करने के लिए फंड की जरूरत नहीं है, या ये जो जो जिस तरह के मामले आ रहे हैं। नहीं, लेकिन संध्या जी, विकास के लिए फंड की जरूरत है ना, विकास के लिए जरूरत है फंड की, बिना फंड के तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एमसीडी ठीक है। को आम आदमी पार्टी सरकार फंड ही नहीं रिलीज करती थी। नहीं, वो और तो नाले की हाईकोर्ट के सफाई का हस्तक्षेप के लक्ष्य बाद, पूरा कर लिया गया था कोर्ट 3 के जुलाई को, ये टिप्पणी भी के कह दिया बाद गया। 3-3 लेकिन फिर महीने, नाले 4-4 महीने बाद हाईकोर्ट को फंड रिलीज किया जाता था। संध्या जी, तभी योर फाइनल एमसीडी कमेंट। हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है। आप किसको अजय कसूरवार जी, मानते फाइनल हैं ये है, संध्या जी? मैं कसूर मानती हूँ करप्शन को, सही बोले बिल्कुल, लेकिन जो मेन शिक्षक लोग हैं ना, जो खोल के बैठे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोल के बैठे और हैं, जो कह रहे हैं कि हमारी नीयत सबसे साफ बड़े थी, करप्शन उनके पास। शिक्षक बैठ के विकास दिव्यकीर्ति जैसे, आप नीयत सही कोई मानती साफ हैं नहीं कि सर, नीयत उनकी साफ नीयत थी, साफ नियमों है में नहीं। गलती अगर है? नीयत साफ होती ना, तो पहले वो सब कुछ वहां से पूरा ठीक से सारे पेपर करवाई करते, कानून के थ्रू चलते वो लोग, और कुछ भी यहाँ पर करप्शन होता ही नहीं। बट ऑलरेडी उनकी नीयत खराब है सर, नीयत खराब है तो अपना चला रहे हैं, प्राइवेट काम चल रहा है, इंस्टीट्यूट पैसे आ रहे हैं, बच्चे जाए मरे जिए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो बड़ा मुद्दा हो गया तो चल गया, वो पता लगता भी नहीं कौन मर गया, पता लगता भी नहीं सर। पता लगता पहले कहाँ, मेरा देवर है कुछ वहाँ एसडीएम की तैयारी कर चुका है, उसका फाइनल होने ही वाला है, वहीं से कर चुका है, उससे बताया क्या सिस्टम वहाँ का रहने सहन का है। लोग घर पे रहने लग गया हमारे कि नहीं वहां रह नहीं पाऊंगा, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। इतना बुरा हाल है कि सुनकर रोना आता है कि बच्चे वहाँ पर किस प्रकार रहते हैं, और क्यों इतना वहाँ पे बेचारे कि क्या करना चाहते, क्या करें, कहाँ जाए वो बच्चे। उनकी मजबूरी है कि बिहार से यूपी से हर जगह से आते हैं, यहाँ चले जाते हैं, कोई हेल्प नहीं मिलती उनको, पैसे बर्बाद जा रहे हैं उनके। अब पेरेंट्स भी क्या करें, गरीब फैमिली से बच्चे आते हैं, कोई अपना खेत बेच रहा है, कोई अपना गहने जो रख रहा है उस पर रख रहा है, जो भी होता है आप लेता है वहां से, ठीक है, लोन लेके पढ़ाई करवा रहा है। मैं देखिए मेन मुद्दा मैं बोलती हूँ कि हर जगह से सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। सरकार भी आगे आए निकलकर, सोशल संस्थाएं भी काम निकल के बाहर आए, और जो शिक्षक है वहां पर उनको तो सर मेन उनका मुद्दा बना के उनको बात की जाए कि आप कैसे चला रहे हैं उसको, सर रोक लगाया जाए इन चीजों पर। ये ऐसे जान गंवाएंगे बच्चे तो घर देश चलेगा हमारा, भविष्य कहाँ जाएगा सर? 6 महीने पहले बच्चे खूब गिर रहे थे, ऊपर से आग लगी थी। सिस्टम में फैली बेईमानी को चाहे, और नियत बिल्कुल जिसकी कैसी है, बेईमानी है जिसकी, उस पर प्रहार होना चाहिए। ये प्रहार होगा कैसे निलोत्पल जी? प्रहार होगा, हम जैसे लोग निकलेंगे सर बाहर, समाज सेवक निकलते हैं बाहर, और हमें डरा दिया जाता है कि मैडम आप चुप रहो, मत बोलो, हम कर रहे हैं ना, ऐसे करते हैं पुलिस वाले हमको पकड़ के, अरे मैडम चुप रहो, आप क्या करोगे, छोड़ दो रहे, हमने देखा है जी। और आप प्रहार, मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूं। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि देश में रोज नई विपदाएं आती हैं, उन विपदाओं पर बहस करने का पैटर्न एक सा होता है। अभी रेल दुर्घटना हो रही है, वहां जो लोग जा रहे हैं दुनिया से, उस पर बहस होगी। कहीं भूस्खलन हुआ है अभी वायनाड में, वहां जो लोग गए वो भी उतने महत्वपूर्ण थे, उनका भी दुख हमारे लिए उतना ही है। लेकिन हर दुर्घटना पर बहस का एक पैटर्न है जो टीवी पर, चैनल पे लोगों के बीच चलता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दुर्घटना और इस दुर्घटना में एक बेसिक अंतर है। वो दुर्घटना सरकार और विभाग की लापरवाही का नतीजा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कमजोर होने, उसके भ्रष्ट तंत्र का नतीजा है। लेकिन ये जो दुर्घटना है ना, ये एक रिश्ते से भरोसे उठने की भी दुर्घटना है। हम शिक्षक को बाप समझ के आते हैं, हम रेल में रेल के लोको पायलट को भगवान या बाप समझ के नहीं चढ़ते हैं। दुर्घटना हो जाती है, उसकी भी जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन हम एक कोचिंग के अंदर जब जाते हैं तो उस जादूगर को हम अपना अभिभावक समझते हैं। उस जादूगर के बारे में हम सोचते हैं कि ये हमारा भला बुरा सब जानता है, ये हमारे लिए कुछ बेहतर ही करेगा, ये हमको परिणाम देगा, ये हमारा जीवन बदल देगा। और उस कैंपस में या उस बिल्डिंग में, उस कक्षा में जब दुर्घटना होती है तो केवल आदमी नहीं मरता है, शिक्षक और शिष्य के बीच का जो भरोसा है, जो सदियों से जो परंपरा है, वो खत्म हो जा रही है कॉर्पोरेट के कारण। ये बहुत चिंता वाली बात है। दूसरी बात, इस पर प्रहार कैसे होगा? छात्र अभी रोए कि छाती पीटे,
ये समझने वाली बात है। ये सारी बहसों से क्या होगा, कल फिर एक बिल्डिंग भरभरा के गिर जाएगी और उसके अंदर दबेंगे छात्र, ये तो तय है। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि ये एनओसी लेने के और भी कारण, बेसमेंट का अच्छा होना। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सुपर बेसमेंट है, यानी हमारा बेसमेंट तुम्हारे बेसमेंट से सुंदर है, अच्छा है, उसमें 7 दरवाजे हैं, उसमें खिड़कियां हैं। मैं कह रहा हूं कि सर ये बात अब अच्छे बेसमेंट अच्छे बिल्डिंग का नहीं है, ये बात इसका है कि क्या कोचिंग संस्थान इतना निष्ठुर हो जाएगा, क्या वो इतना क्रूर हो जाएगा कि वो छात्रों की मौत को तर्कों से काटेगा, क्या वो इस दुख को तर्कों से काटेगा, क्या वो इस दुख को अपनी लफाजियों से काटेगा, क्या वो इस समस्या का समाधान कमेटी में बिठा के करेगा। आप सोचिए कि अभी एक कमेटी बनी है जो इसका समाधान निकालेगी, उस कमेटी में कोचिंग भी है। जब कोचिंग इस केस में आरोपी है तो उसको आप इस कमेटी में कैसे डाल रहे हैं? कोचिंग तो एक पार्टी, तो आगे भी मिलजुल करके ही समाधान निकाला जाएगा। कोचिंग एक पार्टी है, कोचिंग एक पार्टी है इस केस में ना, तो कोचिंग ही अगर रहेगा तो उसी को आप डाल रहे हैं कमेटी में। और सुनिए, इसको कहा जा रहा है खुलेआम कि हम लोग कमेटी में। तो ये अंत में मिलाल जी आपसे 2 लाइन जो छात्रों पर आपने, मैंने छात्रों पर अक्सर लिखा है, हालांकि ये मौका कुछ गाने का तो निश्चित रूप से नहीं ही है, लेकिन बस यूं समझिए कि मैं एक शोक, मैं मतलब जो गीत मैं जोश के लिए गाता था उसको अभी शोक के रूप में मैं गा के 2 पंक्ति बस सुनाता हूं कि अब जो छात्र दिल्ली में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो वापस नहीं जाएंगे। वो इसके बावजूद भी नहीं जाएंगे कि उनको अभी ये भी कह दिया जाए कि ये बिल्डिंग 10 दिन में गिर सकती है। अगर फिर भी उनका टीचर उसमें कक्षा चलाएगा तो वो पढ़ेंगे वहां पे, ये सोच के पढ़ेंगे कि हम 10 दिन और कक्षा नहीं लेंगे तो हमारा नुकसान है। वो फिर भी पढ़ेगा। अगर आप आज गलत एनओसी लेके आ जाइए एक खराब बिल्डिंग में, तब भी वह छात्र पढ़ेगा, ये जानते हुए कि इसका ढलाई गिर रहा है, लेकिन एनओसी है ना, तो पढ़ेगा। तो मैं उन छात्रों के लिए बस 2 पंक्ति यही कहना चाहूंगा कि जब आ ही गए हो तो लड़ो, अब लड़ना तो है ही। कि हौसले की नैया जब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे मल्हार। अब बहती नदी में कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तो ये जो छात्र जो लड़ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और कितनी विडंबना है कि मर भी रहे हैं, इसी मुर्दा बस्ती से एक दिन सब खड़ा होगा, है ना। और इसी सन्नाटे से, इसी मोहनजोदड़ो से ये जितने भी कोचिंग है ना, इन सब के नीचे एक कब्रिस्तान बना जा रहा है। ये हमारी संभावनाओं सपनों का मोहनजोदड़ो है, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर, ये सब हमारे आकांक्षाओं का, हमारे सपनों का मोहनजोदड़ो है। हम यही उम्मीद करेंगे कि इस मोहनजोदड़ो के कब्रों से खड़ा होगा संभावना और सपना, और जिजीविसा खड़ी होगी, जीवटता खड़ी होगी। और यही लड़के लड़कियां इन सारे बाधाओं के बावजूद, इन सारे झंझावातों के बावजूद अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए किसी न किसी तरह से परिणाम निकालेंगे। और राजनीतिक दल और प्रशासनिक विभाग और कोचिंग, आप तीनों से ये उम्मीद है और ये विनती भी है कि आप इस मामले को संवेदनशीलता के साथ देखिए, जिम्मेदारी के साथ देखिए। मंटो ने कहा था, एक आदमी का मरना घटना है, लेकिन 100 आदमी का मरना तमाशा है। तो ये तमाशे में ना बदल जाए, है ना, तो तमाशे में ना बदल। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अरविंद जी भी चीजों को जान रहे हैं, और अब तो जो अनहोनी होनी थी हो चुकी है, जो कुठाराघात होना था हो चुका है, लेकिन आइंदा नहीं हो ऐसा, या हर बार के पैटर्न की तरह जो आपने कहा नीलोत्पल की बहस में यही होता है, वही पैटर्न होता है। मुझे भी बिल्कुल यह एहसास हो रहा था कि यही बहस तो मैंने सैकड़ों बार किया है अपने करियर में, लेकिन वो रुकती नहीं है घटनाएं। तो क्या रुक जाएंगे इसके बाद? आगे ऐसा हादसा नहीं होगा, आगे फायर एनओसी नहीं मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बिना नियमों का पालन किए हुए।
तभी मानेंगे कि नीयत साफ है, वरना नीयत में आपके खोट है। आप सबके जो कसूरवार हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट चलाने वाले हों, चाहे उसका निरीक्षण करने वाले हों, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टा फीड पर। नमस्कार।